नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी कहानी है नो चेंज नो मास्टर्स मूवी के ऊपर। यह 1761 की बात है, जहां एक आइलैंड में कुछ गुलाम खेतों में काम कर रहे होते हैं। यह खेत यूजैन नामक एक व्यक्ति का है और फसल कटाई पूरी होने में केवल 2 हफ्ते बचे हैं। इसलिए यूजैन मासंबा से कहता है कि वह बाकी गुलामों पर नजर रखे और सुनिश्चित करे कि कोई काम चोरी न करे। मासंबा उन गुलामों में से ही एक था, लेकिन वह ट्रांसलेटर का काम भी करता था, क्योंकि वहां के लोगों को उनकी भाषा नहीं आती थी। लेकिन यूजेन उसे उसके असली नाम के बजाय सिसेरो कहकर बुलाता था। यह देखकर कुछ गुलामों को लगता है कि मसंबा गद्दार है। उस रात मासंबा अपनी बेटी मटी को पढ़ा रहा था, तब माटी बताती है कि उसकी दोस्त रुबा ने उसे एक रास्ता बताया है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में फिबोमी नामक गांव तक जाता है, जहां भागे हुए गुलाम शरण लेते हैं। माती भी वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मासंबा उसे कहता है कि फिबोमी सिर्फ एक अफवाह है। अगली सुबह यूजीन और उसके पहरेदार एक भागने की कोशिश करने वाले गुलाम को पकड़ लेते हैं। पहली बार भागने की कोशिश करने पर उस गुलाम की पीठ पर जलते लोहे से एक निशान बना देते हैं, और अगर दूसरी बार पकड़े गए तो कान और हाथों को काट दिया जाएगा। ऐसा मासंबा को सभी गुलामों के सामने यह चेतावनी अनुवाद करके बताने को कहा जाता है। तभी एक व्यक्ति जिसे दूसरी बार भागते पकड़ा गया था, उसके कान काट दिए जाते हैं। फिर यूजीन आदेश देता है कि मासंबा सबको याद दिलाए कि तीसरी बार भागने की सजा मौत है। रात में मासंबा देखता है कि माथी को गार्ड द्वारा दुर्व्यवहार करने के कारण उसे घबराहट के मारे दौरा पड़ रहा है। वह उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश करते हुए प्रार्थना करता है, जब तक कि वह शांत नहीं हो जाती। लेकिन माथी अब और चुप नहीं रहना चाहती। वह कहती है कि उन्हें सब मालिकों को मारकर वहां से भाग जाना चाहिए। वह मानती है कि बाकी गुलाम भी उसकी बात मानेंगे, क्योंकि वह मासंबा को एक लीडर की तरह देखता है। मासंबा मना कर देता है और माटी की भविष्य को अधिक महत्व देते हुए आशा करता है कि उनके मालिकों के साथ घुलने मिलने से उसे एक दिन कहीं दूर किसी कपड़ा सिलाई के काम में नौकरी मिल सकती है, जिससे वह बागान से दूर जा सके। कुछ दिन बाद मासंबा को मुख्य घर बुलाया जाता है, जहां यूजेन कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों के साथ रात के खाने पर बैठा होता है। गवर्नर जानता है कि मसाम्बा दोनों भाषाएं बोल सकता है और चाहता है कि वह उसे गुलामों को समझने में मदद करे। गवर्नर पूछता है कि क्या काले लोगों को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन मसाम्बा डर के कारण जवाब देता है कि काले लोग केवल सेवा करने के लिए ही बने हैं। मसाम्बा को सिर उठाकर बात करते हुए देख गवर्नर नाराज हो जाता है और यूजेन तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। यूजीन का बेटा होनोरी समझाता है कि उसने ही मसाम्बा को प्रशिक्षित किया था, क्योंकि वह इस बागान में ही बड़ा हुआ था और जल्दी ही समझ गया था कि कुछ गुलाम गुलामी से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे। मसाम्बा को सिखाने से उसे यह यकीन हो गया कि काले लोग भी इंसान हैं। गवर्नर मैडम ला विक्तुआर का जिक्र करता है, जो भागे हुए गुलामों को पकड़ने वाली एक महिला है और जिसकी सोच बिल्कुल विपरीत है। इसके बाद गुलामों के साथ व्यवहार को लेकर बहस छिड़ जाती है और यूजीन को परेशानी से बचने के लिए ऑनोरे को चुप कराना पड़ता है। हालांकि अब गवर्नर को लगता है कि यूजीन इस इलाके पर सही तरीके से शासन नहीं कर रहा है। गवर्नर के चले जाने के बाद यूजीन होनोरी को उसकी सोच के लिए थप्पड़ मारता है। फिर वह मसाम्बा को बुलाकर कहता है कि उसके सभी विशेषाधिकार खत्म किए जा रहे हैं। अब मसाम्बा को बाकी गुलामों की तरह गन्ना काटना होगा और वह अपनी बेटी के साथ भी नहीं रह सकेगा। माटी अब यूजीन के पास रहेगी और अगर मसाम्बा ने कोई विरोध करने की कोशिश की तो यूजीन माटी को मार डालेगा। जब माटी को यह सब पता चलता है तो वह अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन मासंबा उसे रोक लेता है और उसे घर की ओर भेज देता है। लगभग थोड़ी देर बाद मसाम्बा कुत्तों के भौंकने और जोर जोर से चीखने की आवाज सुनता है। वह तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि एक गार्ड आग की लपटों में घिरा हुआ है। अन्य गार्ड मासंबा को बताते हैं कि माटी भाग गई है और मासंबा को घर जाने के लिए कहता है, और वह लोग माटी की खोज में निकल जाते हैं। अगले सुबह गार्ड यूजीन को बताते हैं कि वे माटी को नहीं ढूंढ पाए। यूजीन उन्हें मैडम ला विक्तुआर को बुलाने का आदेश देता है और फिर ऑनोरे से कहता है कि वह इस खोज में शामिल हो ताकि परिवार की प्रतिष्ठा बची रहे। ऑनोरे मजबूरी में सहमत हो जाता है, लेकिन साथ ही अपने पिता से वादा करने को कहता है कि जब वह माटी को वापस लाएगा तो उसके साथ नरमी से पेश आए। इसके बाद मसाम्बा को जमीन पर बांध दिया जाता है और उसे कई मिनटों तक कोड़े मारे जाते हैं ताकि माटी का पता निकाल सके, लेकिन उसे सच में नहीं पता कि वह कहां गई। इसी दौरान मैडम ला विक्तुआर अपने बेटों जोसेफ और बैप्टिस्ट के साथ पहुंचती है। वह यूजीन से पैसे लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह काले लोगों से नफरत करती थी और उन्हें पकड़कर टॉर्चर करने में उसको मजा आता था। वह यूजीन से घटना की पूरी जानकारी मांगती है।
विक्तोर मसाम्बा से पूछताछ करते हुए कहती है कि वह माटी को जिंदा पकड़कर लाएगी क्योंकि वह सजा देने में विश्वास रखती है। लेकिन मसाम्बा लगातार यही कसम खाता रहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वे माथी की दोस्त रूबा को लाते हैं और क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, वे उसके पेट के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं और उसे जमीन पर लिटाकर बांध देता है। उन्हें बस उसके पैरों पर कोड़ा मारते ही वह बता देती है कि माती फिबोमी गांव की तलाश में गई है। विक्टोर ने पहले भी इसके बारे में सुना था और तुरंत अपने बेटों और ऑनोरे के साथ खोज करने के लिए निकल पड़ती है। माती के कपड़ों का इस्तेमाल करके उनका कुत्ता जंगल में उसकी गंध का पीछा करता है। कुछ देर खोज करने के बाद विक्टोर को जमीन पर ऐसे निशान मिले जो संकेत देते हैं कि माथी किसी से मिली और उनके साथ आगे जंगल की तरफ चली गई। कुछ घंटे बाद उनको एहसास होता है कि अब आगे कोई और निशान नहीं है, लेकिन उन्हें दूर एक पहाड़ी दिखा। वे तय करते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर जाकर कुछ देर इंतजार करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या कोई जंगल से बाहर आता है। दूसरी ओर बागान में मासाम्बा को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं और उसके सिर पर लोहे की जंजीर वाली मास्क लगी हुई होती है। वह रूबा से मदद की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। जब सभी का काम खत्म हो जाता है तो रूबा कुत्तों को खाना फेंकती है ताकि वे चुप रहें। देर रात रूबा सावधानी से गार्ड से छिपते हुए मासाम्बा को कोठरी से आजाद कर देती है, फिर जल्दी से अपने कमरे में लौट जाती है। कुत्तों के सो जाने के कारण मासाम्बा बिना किसी की नजर में आए खेतों के पार भागने में सफल हो जाता है। अगली सुबह विक्टोर के बेटों को लगता है कि माती वहां से निकल चुकी है और वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन विक्टोर उन्हें धैर्य रखने की सलाह देती है। इस बीच मासाम्बा जंगल तक पहुंच गया और नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुका, लेकिन मास्क की वजह से पानी पीने में मुश्किल हो रहा था। कई मिनटों तक ताले पर पत्थर मारने के बाद वह आखिर उसे तोड़ने में सफल हो जाता है और मास्क उतार देता है। डालियों का उपयोग करके वह तेज धूप में छायाएं बनाता है ताकि सही दिशा का अंदाजा लगा सके और अपनी बेटी की तलाश जारी रख सके। उसी रात विक्टोर अपने बेटों के साथ आग के पास बैठकर खाना खा रही थी और होनोर को बिना तहजीब के खाना खाने के लिए डांटती है और सभी लड़कों को प्रार्थना करने के लिए मजबूर करती है। वह समझाती है कि ईश्वर हमेशा उसका मार्गदर्शक रहा है और उसने उसे सबसे अंधेरे समय में बचाया है। होनोर पहले ही उसकी कहानी सुन चुका है। वह जानता है कि विक्टोर का बचपन में शोषण हुआ था। किशोरावस्था में उसे एक अनचाही शादी के लिए मजबूर किया गया था और वह द्वीप पर तलाक लेने वाली पहली महिला थी। वह सोचता है कि विक्टोर द्वीप पर अकेली ऐसी इंसान है जो जानती है कि गुलामों को किन भयावह परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसे उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। लेकिन विक्टोर जोर देकर कहती है कि चर्च ने साबित कर दिया है कि काले लोगों की आत्मा नहीं होती और वह खुद को चर्च के आदेशों पर सवाल उठाने का अधिकारी नहीं मानती। अगले दिन मासाम्बा पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है और विक्टोर उसे देख लेती है। जब वह पेड़ों के बीच भटकने लगता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह एक काले आदमी से मिलता है जिसका नाम काबेदी है, जो उसे रास्ता दिखाता है। वहां एक औरत भी है जिसके साथ एक बच्चा है। वे सब मिलकर विक्टोर के समूह से छिप जाते हैं क्योंकि वे भी उनके तलाश में वहां पहुंच चुके थे। उसी पल बच्चा रोने लगता है और बैप्टिस्ट उन्हें सुन लेता है, जिससे गुलामों को जितनी तेज हो सके भागना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते, इसलिए काबेदी बच्चे की मां को छिपा देता है और मासाम्बा को अपनी एक तलवार थमा देता है। जब बैप्टिस्ट करीब आता है तो वह गोली चलाता है, लेकिन गुलाम बच निकलते हैं और मासाम्बा उसे जमीन पर गिराने में सफल हो जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और मासाम्बा उसे बेहोश करने के लिए वार करने की कोशिश करता है। हालांकि मासाम्बा रुक जाता है जब अचानक होनोर उसका नाम पुकारता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी काबेदी होनोर के पीछे से आता है और झटके में उसका गला काट देता है। इसके बाद वह मासाम्बा से भी वही करने को कहता है और फिर छिपने के लिए भाग जाता है। मासाम्बा बैप्टिस्ट को घूरता रहता है, लेकिन वह उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वह भी भाग जाता है। जोसेफ उसके पीछे दौड़ता है, इसलिए मासाम्बा जितनी तेजी से हो सके भागता है। तभी अचानक एक काले आदमी जिसका नाम राडो है उसे पकड़ लेता है। लेकिन राडो उसका दुश्मन नहीं, बल्कि वह मासाम्बा को छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ले जाता है। राडो रास्ते में बताता है कि वह भी फिबोमी गांव की तलाश में है। वे एक गुफा में रुकते हैं जहां राडो अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा खाना और एक कमीज मासाम्बा को देता है। राडो उसके अतीत के बारे में कहता है कि वह पहले फ्रांस की तरफ से लड़ाई लड़ा था और उन्होंने उसे नागरिकता भी दी थी। लेकिन जब वह इस द्वीप पर आया तो लोगों ने उसके आजादी के कागज जला दिए और उसे गुलामी में धकेलने की कोशिश की।
इस बीच विक्टोयर होनोर के शव की देखभाल कर रही होती है। बैप्टिस्ट ये कहता है कि गुलामों ने उसे वैसे ही बख्श दिया जैसे कोई अच्छा ईसाई करता, लेकिन उसका यह कहना उसके परिवार को पसंद नहीं आता। विक्टोयर कहती है कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें शिकार जारी रखना चाहिए। लेकिन बैप्टिस्ट मां सांबा का पीछा करने से इनकार कर देता है, जिसने उसकी जान बख्शी थी। इसके बजाय वह होनोर के शव को उसके पिता के पास ले जाने का फैसला करता है। गुस्से से भरा जोसेफ अपने भाई बैप्टिस्ट पर झपट पड़ता है और दोनों जमीन पर गिरकर लड़ने लगते हैं, जबकि विक्टोयर बिना कुछ किए बस उन्हें घूरती रहती है। कुछ मिनटों तक संघर्ष करने के बाद बैप्टिस्ट अपने भाई को हरा देता है और होनोर के शव को लेकर जंगल से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान मां सांबा फिर से अपनी खोज में आगे बढ़ता है। वह जमीन पर बने निशानों और पौधों के बीच संकेतों को देखकर अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश करता है। जब राडो भी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जोसेफ उसकी टांग में गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वह उसके घाव को दबाता है, जबकि वह और विक्टोयर उससे माथी और मां सांबा के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन राडो बोलने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह द्वीप सिर्फ काले लोगों का है। गुस्से में विक्टोयर उसके सिर में गोली मारकर उसे मार देती है। इसके बाद वे दोनों गुफा की तलाशी लेते हैं और वहां मां सांबा की पुरानी कमीज पाते हैं, जिससे अब उनका कुत्ता उसकी गंध का पीछा करने लगता है। कुछ ही मिनटों में कुत्ता मां सांबा को नदी पार करते हुए ढूंढ निकालता है और उस पर झपट पड़ता है, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि उनके पीछे एक झरना है। दोनों झरने से नीचे झील में गिर जाते हैं। मां सांबा जितनी तेजी से हो सके तैरने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता जल्दी ही उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों को अपने दांतों से दबोच लेता है। दर्द से चिल्लाते हुए मां सांबा उसे दूर धकेलता है और पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारने लगता है, जब तक कि वह मर नहीं गया। झरने के ऊपर से जोसेफ और विक्टोयर देखते हैं कि मां सांबा जंगल की ओर भाग रहा है। अगले कुछ घंटों तक मां सांबा जंगल में भटकता रहता है, किसी भी निशान का पीछा करता हुआ जो उसे माथी तक पहुंचा सके। आखिर उसे रुकना पड़ता है क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था और कमजोरी महसूस कर रहा था। उधर विक्टोयर और जोसेफ बारिश में भी उसकी तलाश जारी रखते हैं। आखिरकार उन्हें एक पेड़ पर खून के धब्बे मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि मां सांबा इसी रास्ते से गुजरा था। उस रात मां सांबा फिर से अपनी पत्नी का सपना देखता है। वह उसे हौसला देती है और वादा करती है कि वह उसका मार्गदर्शन करेगी। अगली सुबह मां सांबा समुद्र तट तक पहुंच जाता है और वहां मरे हुए गुलामों के शव रेत और पानी में बिखरे हुए देखता है। पास ही एक टूटी हुई नाव भी है, जिससे साफ होता है कि तूफान ने उन्हें मेडागास्कर भागने से रोक दिया था। मां सांबा तट पर पड़े हर शव की जांच करता है, लेकिन उसे माथी नहीं मिलती। निराश होकर वह वापस जंगल में लौट जाता है। मां सांबा एक अजीब सी आवाज का पीछा करता है और कुछ बचे हुए लोगों तक पहुंचता है। वह उनसे माथी के बारे में पूछता है, लेकिन दर्द और थकान से जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख वे लोग उसकी मदद करते हैं और उसे समुद्र तट के पास एक गुफा में ले जाते हैं, जहां महिलाएं छिपी हुई हैं। वहां पर आखिरकार मां सांबा को माथी मिल जाती है। वह दौड़कर उसे गले लगाता है, लेकिन माथी की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इसके बाद मां सांबा कहता है कि वह उसकी मदद करेगा फिबौमी गांव को खोजने में। यह सुनकर माथी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है और वह भी उसे गले लगा लेती है। मां सांबा और माथी साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन इसी बीच विक्टोयर और जोसेफ भी समुद्र तट तक पहुंच जाते हैं और वहां पड़े सभी शवों को देखते हैं। वे रेत पर बने मां सांबा के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उनका शिकार जारी रखते हैं, जिससे माथी और मां सांबा को फिर से छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माथी कहती है कि वह अब और छिप छिप कर जीने से थक चुकी है। मां सांबा भी सहमत होता है और कहता है कि अब टाइम आ गया है एक ठोस योजना बनाने का। उस रात मां सांबा एक पारंपरिक अनुष्ठान करता है। वह ईश्वर और अपनी पत्नी से प्रार्थना करता है कि उसे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकत दे। जैसे ही चांद की रोशनी उसके चारों ओर घूमती है, उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि अब वे एक हो गए हैं। उसी पल बारिश शुरू हो जाती है, मानो प्रकृति भी उसकी प्रार्थना का जवाब दे रही हो। उधर विक्टोयर और जोसेफ रात बिताने के लिए जंगल में एक अस्थायी शिविर लगाते हैं, जहां वे मां सांबा का पीछा जारी रखने की योजना बनाते हैं। विक्टोयर को अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह झट से जोसेफ को नीचे धकेल देती है। ठीक उसी पल अंधेरे में एक तलवार से उन पर हमला होता है। मां और बेटा तुरंत अपने हथियार उठा लेते हैं और हमलावर को खोजने की कोशिश में अंधेरे में लड़खड़ाने लगते हैं। अचानक जोसेफ को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है और वह बिना सोचे समझे गोली चला देता है। लेकिन यही गलती
उसकी जान पर भारी पड़ती है। मासंबा को उसकी स्थिति का पता चल गया, जिससे उसने तुरंत उसे ब्लेड से घायल कर दिया और फिर से अंधेरे में छिप गया। विक्टोरिया अपने बेटे के पास दौड़ती है और देखती है कि वह असहनीय दर्द में है, इसलिए वह उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे चाकू मार देती है। इसके बाद विक्टोरिया एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन जैसे ही वह मासांबा को पास खड़ा देखती है, वह फिर से बाहर निकल आती है। आसमान में बिजली चमकती है, जिसका फायदा उठाकर विक्टोरिया उसके कंधे में गोली मार देती है। वह दर्द से कराहता है। विक्टोरिया तुरंत अपना चाकू निकालती है, लेकिन जैसे ही वह फिर से उसकी ओर देखती है, वह अंधेरे में कहीं गायब हो चुका होता है। यह देख विक्टोरिया भयभीत हो जाती है और प्रार्थना करने लगती है। तभी मसांबा उसके पीछे आ जाता है और उसे चाकू मारकर मार डालता है। उसी रात मसांबा सपने में देखता है कि उसकी पत्नी यूजीन के सामने प्रकट होती है और उसे भाले से मार देती है। सुबह होते ही माती को अपने पिता को उनके बेहोशी भरे ट्रांस से जगाना पड़ता है और उनकी चोटों के कारण उन्हें चलने में मदद करनी पड़ती है। हालांकि मसांबा बहुत अस्थिर महसूस करता है और फिर से गिर जाता है। माती घुटनों के बल गिरकर चीखने लगती है और मदद के लिए पुकारती है। यह आवाज कुछ गुलामों का ध्यान आकर्षित करती है, जो यूजीन के बागान से हाल ही में भागे थे और फिबूमी की तलाश कर रहे थे। माथी इस समूह में शामिल हो जाती है और कुछ पुरुष मसांबा को उठाने में उसकी मदद करते हैं। कई घंटे जंगल में भटकने के बाद वे आखिरकार पहाड़ियों के पास स्थित रहस्यमयी गांव को खोज निकालते हैं। एक वैद्य तुरंत एक औषधि तैयार करता है और मसांबा के घावों पर लगाते हुए प्रार्थना करता है। इससे मसांबा जल्दी ठीक हो जाता है और बिना दर्द के चलने लगता है। उसी रात गांव के लोग मसांबा और माथी का स्वागत करते हैं और उनकी संस्कृतियों में कुछ अंतर पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इनमें से कई गुलाम इसी द्वीप पर पैदा हुए थे, अफ्रीका में नहीं। मसांबा अपने मूल कबीले की कहानियां साझा करता है और बताता है कि उसकी पत्नी को एक उपनिवेशवादी जहाज में मार दिया गया था, क्योंकि उसने गुलाम बनने से इनकार कर दिया था। माती भी अपनी माँ की कहानियां याद करती है। अगले दिन जब माती झील में स्नान कर रही होती है, तो उसे दूर से अपनी माँ दिखाई देती है, जो उसे देख रही होती है। शाम होते ही गांव वाले दूर आग की लपटें देखते हैं, जो इस बात का संकेत था कि शिकारी उनका पीछा कर रहे हैं। सभी भागने लगते हैं, लेकिन सफेद लोग गोलियां चलाते हैं और कुछ गुलामों को फिर से पकड़ लेते हैं। वे एक विशाल मैदान पार करते हैं, लेकिन उनका रास्ता एक खड़ी चट्टान पर खत्म हो जाता है, जिससे शिकारी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। एक गुलाम को ट्रांसलेटर बनाकर एक शिकारी कहता है कि गवर्नर ने उन्हें माफ करने का वादा किया है। मसांबा जवाब देता है कि वह बिना जंजीरों और बिना मालिक के जीवन चाहता है। यह सुनकर माती पारंपरिक गीत गाने लगती है और धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी गाने में शामिल हो जाते हैं। अंत में वे गुलामी की जिंदगी से बचने के लिए खुद को समाप्त करने का फैसला करते हैं और खड़ी चट्टान से नीचे कूद जाते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।